Hello dear students and learner. Today I am going to start 11th lecture of fluid mechanics. Okay? तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड को शुरू किया था और हम लोगों ने रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड को डिटेल में देखा था। बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में केवल हम लोगों ने ये देखा था कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड उनको कहते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और वो बेसिकली किस लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो करते हैं पावर्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। क्लियर है? और फिर हम लोगों ने देखा था कि पावर्स लॉ क्या होता है और उसको कैसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बेसिकली देखो मैंने बताया था रियोलॉजी उस ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि रियोलॉजी बेसिकली किस फ्लूइड का क्लासिफिकेशन है, तो हमेशा देखना उसमें ऑप्शन में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड लिखा होगा। क्योंकि देखो रियल फ्लूइड टू टाइप्स हुए, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में एक सिंपल है वो हमने देख लिया, लेकिन नॉन न्यूटोनियन बहुत टाइप के फ्लूइड्स हैं। क्लियर है? तो उन सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को हम लोग अब यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि रियोलॉजी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ओके, अब देखिए तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग डिटेल में बात करेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। और देखिए लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी आपको लिख दिया था कि पावर्स लॉ जो होता है वो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू के du बाई dy पे पावर n प्लस टाउ y होता है। यहां पर k क्या था? कंसिस्टेंसी इंडेक्स, n क्या था? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, एंड टाउ y इज द यील्ड शेयर स्ट्रेस। और इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, मैंने बताया था एपरेंट विस्कोसिटी इनटू du बाई dy प्लस टाउ y। ठीक है, तो एक तरीका हमने ये भी सिखाया था कि एपरेंट विस्कोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और हम लोगों को पता है कि एपरेंट विस्कोसिटी को क्या लिख सकते थे हम? k du बाई dy टू द पावर n माइनस 1। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, तो देखो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है बेसिकली वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है टाइम इंडिपेंडेंट। वैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी उनकी विस्कोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगी, यानी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनको हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कहेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। और दूसरे वैसे फ्लूइड्स जो उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? टाइम पर डिपेंड करेगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है, और देखिए टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में भी यहां पर हम उस फ्लूइड की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं जिस फ्लूइड को कोई भी यील्ड शेयर स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। दैट इज कि वैसे फ्लूइड होंगे जिनके फ्लो कराने के लिए आपको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना, बहुत सारे फ्लूइड हैं, जैसे आपने टोमेटो केचप है उसका ढक्कन खोला, बोतल उल्टा किया, फ्लूइड अपने आप बाहर निकलेगा। लेकिन अगर टूथपेस्ट है उसका ढक्कन खोलोगे, उल्टा करोगे, अपने आप नहीं निकलेगा। तो दोनों में क्या फर्क है? एक में आपको ताकत लगाओगे तब फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो तो टाइम इंडिपेंडेंट में भी अभी हम यहाँ पर उस क्लासिफिकेशन का कर रहे हैं जो टाउ y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और टाइम इंडिपेंडेंट में एक और आता है जिसमें टाउ y इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं, जो उसमें क्लासिफिकेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं बिंघम प्लास्टिक, और इसको हम लास्ट में अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर ही एक ऐसा फ्लूइड होगा जिसमें टाउ y कभी भी 0 नहीं होगा। दैट इज कि उसको फ्लो कराने के लिए मिनिमम यील्ड शेयर स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ेगी, और वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? बिंघम प्लास्टिक।
तो देखो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड लिया, उसमें टाउ वाई 0 माना है, जबकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है और इसमें हम लोग यील्ड शियर स्ट्रेस 0 नहीं होगा वैसे फ्लूइड को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं। ठीक है, अभी देखिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कौन सा फ्लूइड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, लेकिन आपको इसके बाद बताएंगे कि मैंने ये जो लिखा है क्यों लिखा है और कैसे आया। ठीक है, अभी बस क्लासिफिकेशन करते रहे। तो सबसे पहला नंबर इसमें आता है वो है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड एंड सेकंड वन इज डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, मतलब देखिए टाइम इंडिपेंडेंट न्यूटोनियन फ्लूइड जिनमें टाउ वाई 0 होगा, टाउ वाई 0 होगा तो वो ऐसे फ्लूइड में ये अब क्या कर दोगे 0 कर दोगे। उनमें 2 टाइप के हो गए, एक हो गए सूडो प्लास्टिक, दूसरा हो गया डाइलेटेंट। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप सूडो प्लास्टिक की बात कर रहे हो तो जब आप टाउ वाई 0 कर दोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, केवल पावर्स ला क्या बचेगा, तो पावर्स ला आपको बचेगा टाउ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा अपरेंट के टर्म्स में लिखो या उसके टर्म्स में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईटा अपरेंट इनटू डी यू बाई डी वाई, और टाउ वाई क्या हो चुका है 0 हो चुका है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये सब इसको फॉलो करेगा। अब देखो सूडो प्लास्टिक में ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो के डी यू बाई डी वाई टू द पावर n, और यहाँ टाउ वाई होता था लेकिन टाउ वाई कितना हो गया है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड वो होगा जिनमें देखो यहाँ पर पावर n है ना, तो सबसे पहली चीज n का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 मिलेगा, यानी पावर जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। लेकिन अगर डाइलेटेंट की बात करें तो डाइलेटेंट में n का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। देखो अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ज्यादा होगा कम होगा, इसके बाद बताएंगे कि हम ये कैसे लिख रहे हैं कि n कम है वो ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये सब कैसे आ रहा है वो एक्सप्लेनेशन इसके बाद करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप सूडो प्लास्टिक की बात करोगे तो अगर आप डी यू बटा डी वाई लोगे और उसको इंक्रीज करोगे तो इस टाइप के फ्लूइड में जो होता है सूडो प्लास्टिक में वो विस्कोसिटी क्या हो जाती है डिक्रीज करने लग जाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो विस्कोसिटी की जगह पर अपरेंट विस्कोसिटी भी लिख सकते हो कि अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहां पर लिखोगे जस्ट देखो अपोजिट है दोनों का नेचर, इसीलिए एक जगह पर लिख रहे हैं। डी यू बटा डी वाई को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके के फ्लूइड में विस्कोसिटी घटने के बजाय बढ़ने लगेगी, या ये कहो कि अपरेंट विस्कोसिटी उसकी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो न्यूटोनियन फ्लूइड में हमने क्या लिखा था, विस्कोसिटी केवल और केवल किसका फंक्शन होता था टेम्परेचर का, लेकिन यहां पर देखो विस्कोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो होगा ही, लेकिन इसके साथ भी तो चेंज कर रहा है, डेट इज ये डी यू बटा डी वाई का भी फंक्शन मिलेगा, इसमें भी ये पॉइंट कॉमन रहेगा, यानी कि विस्कोसिटी जो होगी वो फंक्शन ऑफ क्या होगी टेम्परेचर एज वेल एज डी यू बटा डी वाई। ठीक है, अब देखो एक और चीज, देखो सूडो प्लास्टिक है या डाइलेटेंट है, इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो मान लो हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं, मैंने एक ले लिया क्या टोमेटो केचप की बोतल ले ली। ठीक है, आपने उसका ढक्कन खोला, शीशे का बोतल है, और आपने उस बोतल को उल्टा अपोजिट करके रखा, फ्लो होने लगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि फ्लो तेज हो जाए। फ्लो तेज होने का मतलब क्या है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो उस बोतल के ऊपर पीछे से पुश करने लग जाते हो। जब आप पुश करते हो कहीं ना कहीं आप उस बोतल के ऊपर क्या कर रहे हो शियर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि देखो वाटर आपने बोतल ऐसे पकड़ा और ऐसे पुश किया तो ये क्या होगा टेंजेंशियल फोर्स देगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो ये जो शियर है इसको क्या कर रहे हो इंक्रीज। तो यहीं से देखो शियर आपको ऐसा नहीं लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है डी यू बटा डी वाई के, अगर हम अपरेंट विस्कोसिटी वाला ये फार्मूला देखें तो। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि आपने टोमेटो केचप लिया और उस पर पुश किया, जब पुश किया तो शेयर बढ़ा, और शेयर बढ़ेगा तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा, जब हम लोग du/dy बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टोमेटो केचप का फ्लो धीमे होगा कि तेज होगा, यानी फ्लो इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्लो विल इंक्रीजेस, एंड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें तुम du/dy को इंक्रीज करो और विस्कोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो फ्लूइड क्या कहलाता है, सूडोप्लास्टिक। अब देखो इसी नेचर के बेसिस पर इसका एक और नाम है। मैंने क्या किया, इस तरीके के फ्लूइड में शियर बढ़ाया तो फ्लूइड का फ्लो आसान हो गया, इजी हो गया। डेट इज कि फ्लूइड जो है वो थिन हुआ है कि थिक हुआ है, पतला हुआ है कि गाढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर देखो गाढ़ा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, पतला हुआ होगा तभी तो विस्कोसिटी कम हुआ, फ्लो बढ़ गया उसका। इसी वजह से सूडोप्लास्टिक को एक और नाम से जानते हैं और उसको कहा जाता है शियर थिनिंग फ्लूइड। यानी ये वो फ्लूइड हैं जिनके ऊपर आप शियर लगाओगे तो वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, थिन होने लग जाएगा। इसीलिए सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स को शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहा जाता है। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सूडोप्लास्टिक को शियर थिनिंग फ्लूइड क्यों कहते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब इसी से यहीं से आप कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे सूडोप्लास्टिक में मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, टोमेटो केचप, सॉस, मिल्क। इसीलिए देखते हैं ना आप जब कोल्ड कैफे कॉफ़ी वगैरह खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है ना शेक बिफोर यूज़, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इजीली क्या हो, फ्लो हो। ठीक है। टोमेटो केचप, मिल्क, ब्लड। अब यहाँ पे सवाल ही उठता है कि सर ब्लड ऐसा कैसे है सूडोप्लास्टिक। क्योंकि देखो पहली बात तो याद रखो कि ब्लड जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पर केवल डिपेंड करता है। ठीक है। टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी नहीं बदलती है, टेम्परेचर के साथ। इसीलिए ब्लड जब रखा जाता है, डोनेशन अगर आपने कभी किया होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब देखो ब्लड सूडोप्लास्टिक कैसे हुआ, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। कभी आपने ब्लड चेक कराना होगा आपको तो दो तरीके से ब्लड आपको चेक किया जाता है। एक इंजेक्शन सिरिंज से ब्लड ले लिया जाए, और दूसरा एक छोटा सा नीडल लेके आता है और वो आपके फिंगर पे टच करता है, मारता है, और उसके बाद ब्लड वहां से लेता है। तो देखो अगर उसने फिंगर पर नीडल लगाया, ब्लड नहीं निकलता है, तो वो क्या करता है, इसको दबाना शुरू करता है। जब ये दबाएगा डेट इज वो शियर बढ़ा रहा है, और शियर बढ़ा रहा है तो ब्लड का फ्लो कम होता है कि बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा। इसीलिए ब्लड कैसा फ्लूइड है, ब्लड जो है आपको वो सूडोप्लास्टिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो टोमेटो केचप, मिल्क, ब्लड। घर में आप पेंट लेकर के आते हो, दीवार पर पेंट वेंट करना होता है तो क्या करते हो, पहले उसको खूब मिक्स करते हो ताकि उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए। विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका फ्लो आसान हो जाएगा, इजीली आप उसको दीवार पर पेंट कर सकते हो। ठीक है। तो पेंट कैसा है, पेंट जो है वो सूडोप्लास्टिक है। एक याद रखोगे एग्जाम्पल में, ये एक बार ईएस में आया था, पेपर पल्प इन वाटर। पेपर पल्प इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडोप्लास्टिक। तो ETC, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। वही अगर अब हम डाइलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो देखो डाइलेटेंट ठीक इसके जस्ट अपोजिट है। अब देखो ये अगर मान लो मैंने एक फ्लूइड लिया, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने ले लिया क्विक सैंड ले लिया। ठीक है। क्विक सैंड अगर ले लोगे तो क्यों, क्विक सैंड में क्या है, मतलब दलदल जैसा। तो उसमें अगर कोई फंसा हुआ है बंदा, वो जितना हाथ पैर मारता है वो उतना ज़्यादा क्या होता जाता है, फंसता चला जाता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि शियर बढ़ाते हो तो उस तरीके के फ्लूइड में विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो देखो जब du बटा शियर बढ़ाएंगे तो du बटा dy बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इसके साथ इस बार विस्कोसिटी घटेगी नहीं, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आप ऐसे भी याद रखो, कंसंट्रेटेड शुगर है और उसको तुम शेक करने लग जाओ तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्लूइड आपका गाढ़ा होने लग जाएगा। खूब सारा शुगर डाल के घुमाना शुरू करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड गाढ़ा होने लग जाएगा। तो उस तरीके का फ्लूइड क्या कहलाता है, डाइलेटेंट। दैट इज कि इस तरीके के फ्लूइड में आपने शेयर किया तो वो फ्लूइड थिन नहीं होगा, थिक होने लग जाएगा। इसीलिए इस तरीके के फ्लूइड को क्या कहा जाता है, शेयर थिकनिंग फ्लूइड, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल्स को आप लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल हैं कॉन्सनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, बटर सॉल्यूशन, क्विकसैंड, राइस स्टार्च, etc। ठीक है। जो चावल का जो माड़ निकलता है वो भी किस में आता है, वो डाइलेटेड में आता है। ना समझ में आए, घर में आपको होता है, उसको आपको मिक्स करना शुरू करो, धीरे धीरे क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइलेटेंट फ्लूइड्स। तो होप सो दोनों समझ में आया होगा भी एकदम डायरेक्टली। अब आ जाओ टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में, और वो भी वैसे फ्लूइड हैं जिनमें टाउ वाई देने की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके वो फ्लो करना शुरू नहीं करेगा। दैट इज कि टाउ वाई कभी भी जीरो नहीं होगा। बट इन दोनों में टाउ वाई हमेशा क्या था, जीरो था। ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर जो होता है, इसके अंदर भी दो टाइप के फ्लूइड्स आ जाते हैं। ठीक है। एक होता है आपको थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, एक होता है आपको थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, एक होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड। ठीक है। अगर आप देखोगे तो थिक्सोट्रॉपिक का नेचर बिल्कुल सूडोप्लास्टिक जैसा है, डाइलेटेंट का नेचर बिल्कुल रियोपेक्टिक जैसा है। बस फर्क इतना है कि ये टाइम डिपेंडेंट है, वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी लिख दो आप। ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको मिल रहा है सूडोप्लास्टिक में, वो पूरा पूरा किसमें हो जाएगा आपको, थिक्सोट्रॉपिक में। डैट इज की पहला पॉइंट यही लिखोगे आप कि सर इसमें n इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, सॉरी n इज क्या मिलेगा, लेस देन 1, जबकि रियोपेक्टिक में n इज ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा पॉइंट आप यही लिखोगे कि सर du बटा dy को इंक्रीज करेंगे तो इस बार मेरे को विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, या अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। यहाँ लिख दोगे कि du बटा dy जो है इसको आप इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, या अपरेंट विस्कोसिटी को आप कह सकते हो कि इंक्रीज करेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, वो ये होगा कि इस तरीके के फ्लूइड में टाइम इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, जबकि रियोपेक्टिक में टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। या आप अपरेंट विस्कोसिटी भी लिख सकते हो। जैसे थिक्सोट्रॉपिक में आप किसको रखते हो, आप कहोगे प्रिंटर इंक। ठीक है। प्रिंटर इंक जो होता है वो थिक्सोट्रॉपिक। लेकिन अगर रियोपेक्टिक की बात करते हो तो जैसे जिप्सम पेस्ट होता है ना, सीमेंट बालू वाला पेस्ट, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, वो हार्ड हो जाता है। तो जिप्सम पेस्ट हो गया। एक केमिकल और है जिसको हम लोग बेंटोनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो बेंटोनाइट सॉल्यूशन एंड जिप्सम पेस्ट etc आर दी रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। ठीक है। बाकी बिल्कुल वही सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट और क्या बढ़ जाएगा, वो ये बढ़ेगा कि इस बार जो विस्कोसिटी होगा फ्लूइड का, वो फंक्शन ऑफ क्या मिलेगा, टेम्परेचर कॉमा du बटा dy कॉमा टाइम। यानी इस बार विस्कोसिटी का जो फंक्शन होगा विस्कोसिटी, वो किसका फंक्शन होगा, इन तीनों चीजों का। तो ये पॉइंट जो है इसके लिए भी होगा और ये पॉइंट इसके लिए भी होगा। डेट इज ये पॉइंट कॉमन होगा, चाहे रियोपेक्टिक लो चाहे थिक्सोट्रॉपिक लो। अब आप देखो, आप कहोगे ना कि सर ऐसा लग नहीं रहा है कि थिक्सोट्रॉप बिल्कुल सूडोप्लास्टिक है, इसीलिए इसको तुम थिक्सोट्रॉपिक को
ये भी कह सकते हो टाइम डिपेंडेंट सूडोप्लास्टिक, इसको आप टाइम डिपेंडेंट सूडोप्लास्टिक फ्लूइड भी कह सकते हो, और इसको आप टाइम डिपेंडेंट डाइलैटेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि रियोपेक्टिक क्या है, थिक्सोट्रोपिक क्या है। अब बहुत सिंपल, इसी को देखते हुए अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाना चाहो, या आपको सिंपल अगर टाइम के साथ विस्कोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो देखो अभी हम बात करेंगे इसके बाद अलग से सूडोप्लास्टिक पे, डाइलैटेंट पे, कि ये आया कैसे, क्योंकि इस दोनों को समझ जाओगे तो ये दोनों बिल्कुल इसी टाइप का है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको लेके चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं मान लो सूडोप्लास्टिक को, क्योंकि देखो ग्राफ अगर हम बना दे और डायरेक्ट बोल दें कि देखो एन ये है वो है, तो देखो हमेशा याद रखो डेटा से ग्राफ बनता है, ग्राफ से डेटा नहीं बनता है। ठीक है, तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर लोगे कि ग्राफ इसका ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी बुक जो होगा उस बुक में अगर आप देखोगे तो कहीं पर ये लिखा नहीं मिलेगा आपको कि yn इज ग्रेटर देन 1 एंड yn इज लेस देन 1, जबकि आपको बता दें ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली बार्क एंड इसरो के इंटरव्यूज में, कि वाई यू आर टेकिंग n इज लेस देन 1 फॉर सूडोप्लास्टिक एंड वाई यू आर टेकिंग n इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलैटेंट फ्लूइड, एंड यू हैव टू आंसर इट कॉन्सेप्चुअली। आप मैथमेटिकली उसको नहीं बता पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि देखो एग्जाम का जो बात है तो वो आप इस चार्ट को याद रखोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर इंटरव्यू की बात करोगे कि ये आया कैसे, तो फिर आप वहां पर फंस जाओगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, पहला केस ले लिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सूडोप्लास्टिक। ठीक है, तो अब ये आया कैसे सारा वैल्यू, तो देखो ये प्योरली एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स लिए गए जिनका नेचर ये था कि देखा गया कि जब उसको शेयर कर रहे थे तो उनका फ्लो बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो कहा गया बहुत सारे फ्लूइड लिए गए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सिस पर शेयर दिखाया, एक एक्सिस पर शेयर स्ट्रेन रेट या वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिया, और हम लोगों ने उस पर शेयर बढ़ाना शुरू किया। सपोज दैट इनिशियली अगर उस पर शेयर जैसे ही 1 था, नॉर्मली मान लो 1 था, हमने अपनी तरफ से उसको शेयर बढ़ा करके कहाँ पहुँचा दिया, 2 पर, 2 से बढ़ाकर शेयर कितना कर दिया, 3 पर, 3 से बढ़ा के 4 पर, इस तरीके से शेयर बढ़ाते गए। जब हम शेयर बढ़ाते गए तो हमने देखा कि उसका du/dy 1 के लिए ये मिला था, 2 पॉइंट पर कुछ ऐसा मिला था du/dy 2 पर, एंड 3 पॉइंट पर du/dy यहाँ चला आया। तो हम लोगों ने देखा, और ये कैसे पता चल रहा है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, फ्लूइड लिया, उसके ऊपर शेयर लगाया, 1 था तो 1 से बढ़ा के 2, 2 से बढ़ा के 3, 3 से बढ़ा के 8, शेयर बढ़ाते गए तो देखा उसका फ्लो धीमा हो रहा, तेज हो रहा, उसको नापा। तो उसके बेसिस पर, और हम लोगों को पता है कि ये ऐसे फ्लूइड जिसमें टाउ वाई क्या होगा, 0, दैट इज की पावर्स लॉ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, अपरेंट विस्कोसिटी इनटू du/dy। क्लियर है, तो अब जब शेयर बढ़ाया तो du/dy बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लूइड लिए गए और सारे फ्लूइड के साथ एक्सपेरिमेंट करके डेटा नोट किया गया। जब डेटा मिला तो क्यों ना हम एक ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है, तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया सूडोप्लास्टिक के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। दैट इज, ये क्या था, देखा गया कि 1 जब शेयर था तो आपको सपोज दैट du/dy 1 यहाँ पर मिला, जब शेयर हम लोगों ने 2 किया तो du/dy यहाँ मिल गया। ठीक है, इसको समझो ऐसे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 पर पहुंचे तो du/dy भी यहाँ पहुंच गया, 4 पर पहुंचे
तो डी यू बटा डी वाई भी यहाँ पहुँचा, 5 पर पहुँचे तो डी यू बटा डी वाई भी यहाँ पहुँच गया। तो हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 कि हम लोगों ने देखा जब शेयर बढ़ा रहे हैं तो हाँ ये भी बढ़ रहा है, डेट इज के ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि लेकिन अब सिंपल सा देखो, अगर इस इक्वेशन को लाइन के इक्वेशन से रिलेट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mx, c कितना है 0, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ जो प्लॉट हुआ वो कहाँ से प्लॉट हुआ, 0 से प्लॉट हुआ, ठीक है। दूसरी चीज y एक्सिस पर इसको लेंगे, x एक्सिस पर इसको लेंगे तो स्लोप जो होगा इस कर्व का, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या देगा, tan थीटा जो होगा वो हमेशा आपको किसकी वैल्यू देगी, एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू देगी। क्लियर है। अब आप देखो तो अलग अलग पॉइंट्स मिला, एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने डेटा लिया, शेयर का वैल्यू अलग अलग रखा तो आपको यू बटा डी वाई भी अलग अलग मिला। अब देखो जो पॉइंट्स मिले हैं उन सारे पॉइंट्स पर अगर आपको मान लो tan थीटा निकालना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ मिला आपको θ1, इस पॉइंट पर चले गए, थीटा मिला, θ2, यहाँ चले गए, थीटा मिला आपको, θ3, यहाँ पहुँचे, थीटा हो गया, θ4, यहाँ पहुँचे, थीटा हो गया, सॉरी थीटा जो है वो हो गया θ5। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखोगे थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पहली चीज पता चली कि शेयर बढ़ाया तो डी यू बटा डी वाई भी क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, ऐसा करने पर आपको थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि θ1 सबसे ज्यादा है, फिर θ2 है, फिर θ3 है, फिर θ4 है, θ5 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे शेयर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि tan θ1 सबसे ज्यादा है, फिर tan θ2, फिर tan θ3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट पर जो अपरेंट विस्कोसिटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 पॉइंट पर जो अपरेंट विस्कोसिटी मिलेगी वो 3 से ज्यादा होगी एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर थीटा घट रहा है, इस वजह से अपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है, या ये कहो कि विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो अब देखो इसका मतलब ये समझ में आया कि शेयर बढ़ाया है तो डी यू बटा डी वाई बढ़ा है, लेकिन अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब आप देखो अपरेंट विस्कोसिटी बराबर क्या था, ये हम लोगों को फंडा मिल गया जो हम लोगों ने लिखा था। अब सवाल ये उठता है कि अपरेंट विस्कोसिटी क्या था, तो अपरेंट विस्कोसिटी इसके डी यू बाई डी वाई टू द पावर n-1। अब ये बताओ, ये तो k तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो ना अपरेंट विस्कोसिटी का इसके साथ हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखो एक बढ़ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो यहां से, इसको ध्यान से देखना कि डी यू बटा डी वाई क्या हो रहा है, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डी यू बटा डी वाई इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपरेंट विस्कोसिटी का डी यू बटा डी वाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ता, ये घटता तो ये भी घटता, लेकिन ये बढ़ रहा है जबकि ये घट रहा है। इसका मतलब कि ये जो डी यू बटा डी वाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अपरेंट विस्कोसिटी होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब इसके ऊपर पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। क्योंकि देखो अगर हम ये लिखते हैं a बराबर b टू द पावर x, ठीक है, यानी कि दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर हम ये लिख दें a बराबर b टू द पावर -x, इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 1/b टू द पावर x, तब ना इनवर्स रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो पावर है ये पावर शुड भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दैट इज कि n-1 हमेशा कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा। तो निगेटिव का मतलब है लेस देन 0, ठीक है।
-1 उधर उठा के ले गए, क्या मिला, n इज लेस देन 1। याद आया मैंने क्या बताया था कि सूडो प्लास्टिक फ्लूइड इनको कहेंगे जिनमें n का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1। तो होप सो कि अब आप लोगों को हमेशा याद रहेगा वाई n इज लेस देन 1। इज दैट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सेम एक्सपेरिमेंट किया कौन से फ्लूइड्स के लिए, तो सूडो प्लास्टिक्स डाइलेटेंट्स के लिए। ठीक है, तो होप सो कि ये समझ में आया होगा। डिफरेंट सूडो प्लास्टिक्स को लिए, जैसे ब्लड लिया, मिल्क लिया, टोमेटो केचप लिया, सबके ऊपर शेयर बढ़ाते गए और इसका वैल्यू नोट करते गए। दोनों वैल्यू मिल गया, पॉइंट्स मिले, सबको ड्रॉ कर दिया। जब ड्रॉ कर दिया तो एक कर्व मिला, और कर्व इसलिए मिला क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता है कि ये वो फ्लूइड्स हैं जो पावर्स लॉ को फॉलो करते हैं, और पावर्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, नॉन लीनियर। लेकिन ये ग्राफ बनना कहाँ से शुरू हुआ, 0 से। क्यों? क्योंकि इसमें टाउ वाई की कोई जरूरत नहीं थी, वो अपने आप फ्लो कर सकता था। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को मिला, यानी कि एक जो कर्व जो इस तरीके का दिख रहा है, ये कर्व कौन से फ्लूइड के लिए है, दिस इज द सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, इसीलिए बुक में आप देखोगे सूडो प्लास्टिक का ग्राफ हमेशा ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अब चलो यहीं से एक चीज और है जो अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अगर कभी कह दिया जाए आपको, मान लो कि डाइलेटेंट फ्लूइड है उसके लिए बताइए, तो वह भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और है जो पूछा जाएगा, वो ये कि आप टाइम के साथ विस्कोसिटी का ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए किसी भी फ्लूइड के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे उसके बाद। ठीक है, यानी कि 2 तरीके का फ्लूइड है ना, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट, दोनों को हम लोग देखेंगे ग्राफिकली, जो एग्जामिनेशन में शायद आपको कभी पूछ ले। अब देखिए सेकंड केस ले लेते हैं हम, किसका, मैंने सेकंड केस ले लिया, इस बार कौन सा फ्लूइड ले लिया, डाइलेटेंट फ्लूइड। तो डाइलेटेंट फ्लूइड भी किसको फॉलो करेगा, एपरेंट विस्कोसिटी du बाई dy, या आप ये कहो कि du बाई dy टू द पावर n। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टाउ वाई क्या होगा, इसमें 0 होगा। ये वो फ्लूइड होंगे जिनमें टाउ वाई क्या होगा, 0 होगा। तो सेम काम किया गया, बहुत सारे डाइलेटेंट फ्लूइड्स लिए गए और उनके ऊपर शेयर बढ़ा बढ़ा करके किसका वैल्यू नोट कर लिया गया, du बटा dy का वैल्यू नोट कर लिया गया। जब नोट किया गया और सारे पॉइंट्स को मिलाया गया और इसका ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, डिफरेंट पॉइंट्स ढूंढ लिया। डिफरेंट पॉइंट्स जब ढूंढेंगे तो पता चला कुछ ऐसा, 1 2 3, ये बढ़ा रहे थे तो इसका वैल्यू भी क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखा। अब हम लोगों को पता ही है कि ये y बराबर क्या होगा, mx प्लस c कितना है, 0, इसीलिए कहाँ से बनना शुरू हुआ, 0 से ग्राफ प्लॉट होना शुरू हुआ। अब आप देखो, अगर आपको 1 पॉइंट पर थीटा चाहिए, क्योंकि देखो इसका जो स्लोप होगा वो अभी हम लोग को फिर से पता चल चुका है, स्लोप किसका वैल्यू देगा, एपरेंट विस्कोसिटी का, जो किसके बराबर होगा, tan थीटा के। अब आप देखो यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ मिला आपको θ1, यहाँ मिला आपको θ2, यहाँ मिला आपको θ3। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर अभी हम लोग देख रहे हैं शेयर बढ़ाने पर du बटा dy क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और साथ ही साथ थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, tan θ1 सबसे कम है, tan θ2 उससे ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा tan θ3 मिल रहा है। इसका मतलब एपरेंट विस्कोसिटी का वैल्यू 1 पर कम होगा, 2 पर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 पर सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि du बटा dy को बढ़ाने पर एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, या ये कहिए कि विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो हम लोगों को पता चल गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर एपरेंट विस्कोसिटी है तो एपरेंट विस्कोसिटी क्या होता है, वो होता है कि du बटा dy टू द पावर n-1। और अभी हमने देखा क्या, शेयर बढ़ा रहे हैं तो du बटा dy क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, du बटा dy बढ़ रहा है, और साथ ही साथ एपरेंट विस्कोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जो इसके ऊपर पावर है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि पावर यानी n-1 शुड बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मीन्स n-1 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हो गया n इज ग्रेटर देन 1। तो अब आपको आसानी से याद रहेगा कि डाइलेटेंट फ्लूइड्स में क्यों हम लोग n का वैल्यू 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और इसका बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बेसिस पर आप विस्कोसिटी का ग्राफ बनाइए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग दिखा दे रहे हैं, मान लो अपरेंट विस्कोसिटी को, या विस्कोसिटी भी लिख सकते हो, नीचे हमने लिख दिया टाइम। तो अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो हम कैसे करेंगे। अगर हमने एक ऐसी लाइन खींची जो बिल्कुल ही पैरेलल थी टाइम के, तो ये जो ग्राफ है ये कौन से फ्लूइड के ग्राफ है, दीज आर दी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। अब जितने भी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड हैं उनका ग्राफ हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हमने एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया और एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अपरेंट विस्कोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ये कौन सा फ्लूइड है, दिस इज योर रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है। और ये कौन सा फ्लूइड है, तो नीचे वाला आपका है आपको थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, याद रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए कहे कि ग्राफ प्लॉट करके बताइए, तो आप ऐसे बताएंगे, याद रहेगा हमेशा। तो देखो यहाँ तक हमने क्या बताया आपको, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन बताया, और नॉन न्यूटोनियन में एक फ्लूइड और था जो मैंने कहा था इसको अलग से बताएंगे, उसका नाम था बिंघम प्लास्टिक। तो देखो अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है बिंघम प्लास्टिक, क्योंकि देखो जैसा बिहेवियर सूडो का है, जैसा बिहेवियर डायलेटेंट का है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने बता चुके हैं ना, थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इन कैसे आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फ्लूइड हमने ले लिया बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। तो देखो बिंघम प्लास्टिक किसको कहेंगे, कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर क्या होता है, हमने क्या बताया कि वो बिल्कुल ही बिहेव्स लाइक अ सॉलिड, द फ्लूइड विच बिहेव्स लाइक अ सॉलिड until a minimum yield stress is applied। कुछ फ्लूइड ऐसे होंगे जो बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, यानी टोमेटो, जैसे आपने क्या ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, ढक्कन खोला उल्टा करके छोड़ दिया, टूथपेस्ट नहीं निकल रहा, बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेवियर है उसका, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस चाहिए उसको। तो देखो नेक्स्ट है आपका बिंघम प्लास्टिक, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, आइडियल प्लास्टिक, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द फ्लूइड विच बिहेव्स लाइक अ सॉलिड until a minimum yield stress is applied, and after that it shows linear relationship between shear stress and shear strain rate, that is like a Newtonian fluid, Newtonian fluid। देखो एंड दूसरा पॉइंट, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, क्योंकि आपको पता है आपने टूथपेस्ट घर में रख रखा है, आप देखो टूथपेस्ट है क्या वो टाइम के साथ उसकी विस्कोसिटी बदलती है, लेकिन हाँ विंटर सीजन हो समर सीजन हो तो देखना उसके फ्लो का, उसकी विस्कोसिटी को चेंज होते हुए दिखेगा आपको। ठंडे के दिन में बहुत जल्दी नहीं निकलता है टूथपेस्ट, ठीक है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो अब देखो
बिंघम प्लास्टिक वो प्लास्टिक फ्लूइड है जो बिहेव करेगा किसकी तरह, सॉलिड की तरह। कब तक, जब तक कि तुम उसके ऊपर मिनिमम यील्ड स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर दो। और उसके बाद, लेकिन उसके बाद वो कैसा रिलेशनशिप शो करेगा, तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट के बीच में बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप करेगा शो, किसकी तरह, न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह। वैसा फ्लूइड क्या कहलाता है, बिंघम प्लास्टिक। मतलब क्या हुआ, जैसे टूथपेस्ट वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम ETC, ठीक है, ड्रिलिंग मड, ये सारी चीजें। जैसे अब देखो यहां पर हमने शियर स्ट्रेस को दिखाया है, नीचे हमने दिखा दिया du/dy को। तो जैसे अब देखो टूथपेस्ट वगैरह है वो तब तक निकलना शुरू नहीं करेगा जब तक कि तुम उसके ऊपर क्या ना लगा दो, कुछ ना कुछ मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ना लगा दो। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ तक आपने उसको τy दिया तब वो फ्लो करना शुरू किया है, लेकिन इसके बाद जो फ्लो शुरू होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जो यूनिफॉर्म। वरना घर में देखो टूथपेस्ट है, जब तक ताकत नहीं लगाओगे तब तक निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे तुम ताकत लगाओगे, यूनिफॉर्मली ताकत लगा रहे हो, तो फ्लो भी यूनिफॉर्मली होगा। ऐसा नहीं कि अब नॉर्मल होगा, पहले फ्लो तेज हो रहा था बाद में धीमा हो रहा है। ताकत बढ़ाओगे तो फ्लो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ये उसका क्या था, ये है उसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, जो इतना दोगे तब फ्लो स्टार्ट होगा। और इसके बाद जब फ्लो स्टार्ट भी हुआ तो बिल्कुल किसकी तरह हुआ है, यूनिफॉर्म। इसीलिए इसमें n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये इसी को आप आइडियल प्लास्टिक या बिंघम प्लास्टिक भी कहते हो। अब देखो यहीं से तुम देखो पावर्स ला क्या था, τs = k du/dy टू द पावर n प्लस τy। अब आप देखो अगर n का वैल्यू 1 होगा तभी ना लीनियर रिलेशन शो करेगा। तो पहली चीज तो पता चल गई n का वैल्यू 1 है, ठीक है, τy कुछ ना कुछ है ही। तो अगर तुम इसको न्यूटोनियन फ्लूइड से कंपेयर करते हो तो τs = μ du/dy, τy केवल छोड़ दिया जाए तो ये देंगे तो उसके बाद बिल्कुल इसी की तरफ शो कर रहा है ना, क्योंकि देखो अगर n का वैल्यू 1 है तो τs = क्या हो गया, k du/dy, n का वैल्यू 1 हो गया। या फिर अगर तुम पावर्स लॉ को ऐसे लिखो, τs = eta apparent viscosity du/dy प्लस τy, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल एक ही जैसा है। इसका मतलब अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो k का वैल्यू, एपरेंट विस्कोसिटी का वैल्यू, या ये कहो सिंपल विस्कोसिटी का वैल्यू, सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ऐसा फ्लूइड क्या कहलाता है, बिंघम प्लास्टिक। द फ्लूइड विच बिहेव्स लाइक अ सॉलिड until a minimum yield stress is applied on it and after that it shows linear relationship between shear stress and shear strain rate, that is it behaves like a Newtonian fluid after a minimum yield stress, ठीक है। तो ऐसा फ्लूइड आपको किस में चला आता है, इनको कहा जाता है बिंघम प्लास्टिक। और अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे फ्लूइड का क्लासिफिकेशन को एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उससे हम लोग याद रखेंगे कि देखो सारे का अगर रिवाइज करना है तो एक ही जगह हम लोग ग्राफ बना करके रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर सबको हम लोग ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए एक बड़ा सा ग्राफ प्लॉट करना है। मान लीजिए हमने इसको प्लॉट कर दिया, यहाँ लिया हमने शेयर स्ट्रेस, यहाँ लिया हमने du/dy, ये है 0। तो ये जो लाइन थी वो लाइन किसकी थी, तो ये था आपका आइडियल फ्लूइड, याद होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये लाइन कौन सी थी, दिस इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड, जिनमें n = कितना होता है, 1। और इस लाइन का स्लोप जो होगा tan थीटा, वो tan थीटा किसका वैल्यू देगा, म्यू का, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू du/dy, ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली इसके ऊपर अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया और एक ऐसे बना दिया
तो ये किसका था? दिस इज दी सूडोप्लास्टिक, n इज लेस देन 1, और इसी को हम लोग क्या कहते थे? shear thinning fluid, ठीक है। और ये किसका था? दिस इज योर डाइलेटेंट फ्लूइड, जिसमें n इज ग्रेटर देन 1 था, और इसी को हम लोग क्या कहते थे? shear thickening fluid, ठीक है। सिमिलरली हमने यहां पर क्या किया? ये कैसे खींचा? ये आपको कौन सा था? n इज इक्वल टू 1, और ये कौन सा फ्लूइड था? दिस इज योर बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? आइडियल प्लास्टिक कहते थे, ठीक है। और यहां से यहां तक ये हमने क्या दिखाया है? दिस इज दी मिनिमम या एल्ड शियर स्ट्रेस। और अगर इसके ऊपर हम लोग ऐसे ग्राफ बना दें, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, तो ये वाला जो है आपको ये किसका है? दिस इज दी रियोपेक्टिक फ्लूइड, क्योंकि मैंने बोला था ना ये टाइम डिपेंडेंट डाइलेटेंट की तरह होगा, क्योंकि इसमें भी n का वैल्यू 1 होता था, ग्रेटर देन 1 होता था। यहाँ n का वैल्यू लेस देन क्या होगा? 1। और ये किसका ग्राफ है? तो ये आपको थिक्सोट्रॉपिक का ग्राफ है, ठीक है। और थिक्सोट्रॉपिक को हम लोग क्या कह सकते हैं? टाइम डिपेंडेंट सूडोप्लास्टिक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहे हैं, चलो याद रखना। अगर मान लो मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन इस तरीके से खींचा, ध्यान से देखना, ठीक है, इस तरीके से खींच दिया, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो शेयर वाला लाइन है, ये लाइन पे अगर कोई पूछे कि ये किसका ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, तो ये आपको आइडियल सॉलिड का ग्राफ है, क्योंकि आइडियल सॉलिड उसको कहते हैं जिसके ऊपर तुम कितना भी ताकत लगा लो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए देखो जितना भी शेयर लगाते गए डिफॉर्मेशन 0 है, इसीलिए इसको आइडियल सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे ये रेड वाला लाइन कौन सा है, दिस इज योर रियल सॉलिड, जिसमें देखो ये खूब ह्यूज शेयर, एक तो पहली बात एक लिमिट तक शेयर लगाया तब डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, और डिफॉर्मेशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, तो डिफॉर्मेशन जो है बहुत शेयर ज़्यादा है फिर भी डिफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है, ये रियल सॉलिड है। तो बेसिकली देखो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो वो बेसिकली रियल सॉलिड्स की बात करते हो, यानी सॉलिड की अगर बात करोगे तो सॉलिड इन दोनों के बीच में स्टडी होता है, रियल एंड आइडियल के बीच में। एंड फ्लूइड की बात करोगे तो आइडियल फ्लूइड से लेकर के यहाँ तक के बीच में स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कुछ फ्लूइड ऐसे भी हैं जिनको आप ऐसे याद रखना, जैसे कि एक है आपको विस्को इलास्टिक फ्लूइड। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्टेन कुछ लिमिट तक इलास्टिक नेचर होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। जैसे स्पिट, थूक, ये क्या है, एक तरीके का विस्को इलास्टिक फ्लूइड है। मोल्टेन रबर, रबर को पिघला दो, एक लिमिट तक उसमें कुछ इलास्टिसिटी वाली नेचर रहेगी, लेकिन उसके बाद वो एक सर्टेन लिमिट तक है, ठीक है। जैसे स्पीट हो गया, मोल्टेन रबर हो गया, दीज आर दी विस्को इलास्टिक फ्लूइड में रखा जाता है, याद रखिएगा आप। इसी तरीके से एक और फ्लूइड है जिसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि सिंपली आप कह सकते हो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो होते हैं ना, वो भी इसी के अंदर चले आते हैं, ठीक है। ये सारे फ्लूइड बेसिकली विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स में ही आते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे हो गया आपका वही सलाइवा हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। जनरली विस्को इलास्टिक एक अलग टाइप है, वो आपको इतना पढ़ना नहीं है, बट आप याद रखिएगा कि विस्को इलास्टिक फ्लूइड भी एक कुछ होता है। तो बिंघम प्लास्टिक क्या है समझ में आ गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो होप सो you will enjoy the lecture. So please like, share and subscribe my channel. Goodbye.